हेलो फ्रेंड्स, मैं नानी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था समाजशास्त्र के अर्थ, समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र का परिभाषा। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। दोस्तों, अब इस लेक्चर में हम देखेंगे समाजशास्त्र के क्षेत्र और समाजशास्त्र का आपका महत्व, समाजशास्त्र का महत्व और समाजशास्त्र का क्षेत्र, इन दो टॉपिक के बारे में आज देखेंगे। अगर हम बात करें समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में, तो समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में आपको 30 वर्ड में पूछ सकता है, 60 वर्ड में पूछ सकता है। अगर 100 वर्ड्स में गया तो उसमें कौन से पॉइंट को आपको ऐड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, जब भी हम क्षेत्र की बात करें, है ना, जब भी हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र से क्या आशय है? तो क्षेत्र से आशय है कि जो विषय है या फिर विज्ञान है। देखिए, समाजशास्त्र को विज्ञान भी कहा गया है। तो हम इसे जो आपका अगस्त कामटे हैं, उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी भी कहा है, तो इनको विज्ञान भी माना जाता है। तो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है, उससे आशय है कि समाजशास्त्र का फैलाव कहाँ तक है, समाजशास्त्र का फैलाव कहाँ तक है, वहाँ तक समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। यानी कि समाजशास्त्र का प्रसार जहाँ तक है, वहाँ तक समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। यही समाजशास्त्र का क्षेत्र है। ओके, जब हम समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं तो आपको एक समाजशास्त्री का नाम याद रखना है, इंकल्स। इंकल्स ने क्या कहा है? इंकल्स ने ये कहा है कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। किसके अध्ययन करता है? परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। कौन? समाजशास्त्र। इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है। परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए सीमा निर्धारित नहीं कर सकते, और न ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं भी कर सकते। तो इस तरीके से इंकल्स ने जो परिभाषा दिया है, तो परिवर्तनशील समाज का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए आपका जो समाजशास्त्र है उसका सीमा का निर्धारण नहीं कर सकते और ना ही स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं। फिर भी कुछ समाजशास्त्री हुए जो समाजशास्त्र के क्षेत्र को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है, दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। ओके, और उन मतों के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो भाग है वो स्वरूपात्मक एवं विशिष्टात्मक संप्रदाय, और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो समन्वयात्मक संप्रदाय। दूसरा आपका जो क्षेत्र है समन्वयात्मक संप्रदाय। ये दो क्षेत्र मिलता है, स्वरूपात्मक एवं विशिष्टात्मक और दूसरा समन्वयात्मक। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय है क्या। देखिए दोस्तों, ये जो स्वरूपात्मक एवं विशिष्टात्मक संप्रदाय है, इस संप्रदाय के प्रवर्तक हुए हैं आपके जॉर्ज सिमेल। आपने नाम सुना होगा समाजशास्त्र में, जॉर्ज सिमेल, जिन्होंने अंतःक्रिया के संबंध में परिभाषा दिया है। जॉर्ज सिमेल के द्वारा स्वरूपात्मक एवं विशिष्टात्मक संप्रदाय का प्रतिपादक किया गया है, प्रवर्तक हैं, है ना। तो अन्य जो लोग थे इनका समर्थन किए थे, वे थे, आप सुन लीजिएगा, नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, इनको छोड़ भी सकते हैं। वीरकांत हैं, दूसरे वानवीज हैं, तीसरे मैक्स वेबर हैं, चौथे टॉनिज हैं। ये चार लोग जो थे आपके स्वरूपात्मक एवं विशिष्टात्मक संप्रदाय के समर्थक थे। ओके, तो स्वरूपात्मक एवं विशिष्टात्मक ये जो शब्द है ये कैसे जनरेट हुआ है? ओके, देखिए मैं इसे शॉर्ट में लिखा हूँ, स्वरूपात्मक एवं विशिष्टात्मक। तो दोस्तों, इसमें क्या है विषय वस्तु इसका कि विशिष्ट विज्ञान बनाने हेतु संबंधों के स्वरूपों पर बल दिया जाता है। इसमें स्वरूपात्मक एवं विशिष्टात्मक संप्रदाय में विशिष्ट विज्ञान बनाने हेतु संबंधों के स्वरूपों पर बल दिया जाता है। विशिष्ट विज्ञान बनाने हेतु संबंधों के स्वरूपों पर बल दिया जाता है। विशिष्ट विज्ञान कैसे? देखिए, जब हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं सामाजिक संबंध, तो सामाजिक संबंध, देखिए, संपूर्ण समाज की बात नहीं की गई है, संपूर्ण समाज शास्त्र की बात नहीं की गई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बोला है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध सिर्फ एक चीज़ को लिया गया है इसमें। तो विशिष्ट विज्ञान बनाने हेतु संबंधों के स्वरूपों पर बल दिया जाना चाहिए। तो इसमें ये बोला है जो संबंध सामाजिक संबंध है, तो संबंधों के स्वरूपों पर बल दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाना है। विशिष्ट यानी कि विशेष, स्पेशल। ओके, तो ये एक सेपरेट हो जाता है। तो कम कंटेंट होने के कारण, देखिए, सिर्फ सामाजिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, सामान्य विज्ञान नहीं बनाना है, इसको विशिष्ट विज्ञान बनाना है। तो सिर्फ सामाजिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो कम कंटेंट होने के कारण विशिष्ट का अर्थ स्पष्ट करता है इसका विषय वस्तु। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें आपका समन्वयात्मक संप्रदाय। इसका जो प्रवर्तक हुए उनका नाम याद रखना है आपको, सोरोकिन इनका प्रवर्तक हैं। और अन्य नाम अगर आप याद रखोगे तो दुर्कीम, दूसरा आबहाउस, तीसरा गिन्सबर्ग।
इन गिन्सबर्ग ना, तो इन तीनों का नाम आपको अन्य में याद रखना है, लेकिन आपको इसको नहीं भूलना है। जैसे हम अभी पढ़े स्वरूपात्मक एवं विशिष्टात्मक, उसमें जॉर्ज सिमेल को नहीं भूलना है, तो उसी प्रकार इसको सोरोकिन को भी नहीं भूलना है। तो इसमें क्या कहा है कि सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में जो संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जाता है, इसके में उसके में देखें कि केवल सामाजिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए विशिष्ट विज्ञान है वो। और यहाँ पे आपको ये देखना है कि सामान्य विज्ञान बनाने, सामान्य यानी कि सबको नॉर्मल है ना, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में जो संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जाता है, तो सबको सामान्य विज्ञान बनाना है तो संपूर्ण समाज का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण समाज का अध्ययन करेंगे, हमने पहले देखा था तो सिर्फ सामाजिक अंतरक्रिया के संबंधों के स्वरूपों पर बल दिया जाता केवल, लेकिन इसमें संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो इस वजह से सामान्य विज्ञान बनाने के लिए संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जाता है। और अगर हम इसमें एक और अंतर निकाल सकते हैं कि स्वरूपात्मक एवं विशिष्टात्मक जो संप्रदाय है, स्वरूपात्मक एवं विशिष्टात्मक संप्रदाय है और एक समन्वयात्मक संप्रदाय है। तो स्वरूपात्मक एवं विशिष्टात्मक जो संप्रदाय है, ये सीमित क्षेत्र प्रदान करता है, या इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है, और जो समन्वयात्मक संप्रदाय है, इसका जो क्षेत्र है वो आपको याद रखना है व्यापक है। तो ये आपका एक अंतर हो गया। मान लो इसको आप कैसे लिखेंगे, चलिए इससे पहले यहाँ जो हम जो किताब से पढ़ने वाले हैं उस किताब में लिखा क्या है वो देखते हैं पहले, उसके बाद हम आगे इसका आंसर फ्रेम करेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, इसमें दिया है समाजशास्त्र का क्षेत्र, 30 वर्ड 60 वर्ड में आपको तैयार रखना है। तो यहाँ पे लगभग 30 वर्ड के हिसाब से दिया हुआ है, हमें 60 वर्ड तक कम से कम देखना है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, विषय क्षेत्र को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। आप पहले में हम जो पढ़े हैं इंकल्स के अनुसार भी पढ़े हैं, इंकल्स के अनुसार भी पढ़े, लेकिन इसमें नहीं, ये डायरेक्ट दिया है। विषय क्षेत्र को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वरूपात्मक एवं विशिष्टात्मक संप्रदाय, दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। ओके, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत इसमें लिखा है, स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन पर बल देता है। विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन पर बल देता है, जबकि समाजशास्त्र का समन्वयात्मक संप्रदाय इसे सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है, जो संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन किया जाता है। ओके, इतना लिखा हुआ है, संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन किया जाता है। क्लियर? तो आपको जो मैं पहले समझाया वही चीज़ है इसमें। तो आइए इसमें अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है। अगर आप इसमें स्वरूपात्मक जो संप्रदाय के बारे में लिखेंगे, स्वरूपात्मक संप्रदाय के, तो 30 वर्ड में आप कौन कौन से की पॉइंट उठाएंगे। देखिए 30 वर्ड के लिए लगभग आपके पास 4 लाइन रहता है ना। 4 लाइन में आप 2 या 3 या 4 लाइन उठा सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, उसमें आपको प्रवर्तक को लिखना है। प्रवर्तक में आपका आएगा जॉर्ज सिमेल किसमें, स्वरूपात्मक एवं विशिष्टात्मक संप्रदाय में। तो जॉर्ज सिमेल आपका इसमें आएगा पहला। उसके बाद दूसरा जो आएगा इसमें, या फिर आप इसी में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि इसके अन्य समर्थक जो हैं उसमें वीरकांत का नाम लिख सकते हैं, वानविज, मैक्स वेबर, टॉनिज, यहीं पे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो मूल जो विषय वस्तु है उस चीज़ को उठाना है। मूल जो विषय वस्तु के अंतर्गत विशिष्ट विज्ञान बनाने हेतु संबंधों के स्वरूपों पर बल दिया जाता है, ये वाला पॉइंट आना चाहिए। स्वरूपात्मक संप्रदाय में विशिष्ट विज्ञान बनाने हेतु संबंधों के स्वरूपों पर बल दिया जाता है, ये वाला इसमें आना चाहिए। अगर आप चौथा लाइन इसमें भरना चाहते हैं तो स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है इसका क्षेत्र सीमित है, क्योंकि संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से ये लाइन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसमें और कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए और किताब देख सकते हैं, लेकिन ये जो है आपका ये नेसेसरी पॉइंट्स हैं। ओके, अगर हम बात करें समन्वयात्मक संप्रदाय का बात करें तो सबसे पहला आएगा आपका प्रवर्तक को लिखेंगे। इसमें प्रवर्तक में आपका सोरोकिन आएगा, सोरोकिन नाम सुना होगा आपने, सोरोकिन। और अगर इन सहयोगी के तौर पे हम देखेंगे या समर्थक के तौर पर देखेंगे तो दुर्कीम आएगा, आब हाउस आएगा और गिन्सबर्ग आएगा। यहाँ पे मैं आपको बस बोलते जा रहा हूँ, ढंग से नहीं लिख रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा। ओके, पहला पॉइंट में आपको ये लिखना है, और दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है उसका जो मूल विषय वस्तु है। मूल विषय वस्तु यह है कि सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में जो संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जाता है। सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में जो संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जाता है। और अगर तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो यह विज्ञान विस्तृत है, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि समन्वयात्मक संप्रदाय स्वरूपात्मक संप्रदाय के तुलना में विस्तृत है, ये चीज़ को भी आप इसमें हिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 3 फैक्ट्स दोनों से निकलता है। आपका पहला जो स्वरूपात्मक है और दूसरा जो है समन्वयात्मक है, इन दोनों से अगर हम 30 वर्ड में लिखेंगे तो सॉलिड पॉइंट निकलेगा। अगर 60 वर्ड में लिखेंगे तो दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। और 60 से अगर ऊपर जा रहे हैं क्षेत्र में अगर हम 60 से ऊपर जा रहे हैं तो आपको करना क्या है, क्षेत्र के संबंध में मैंने आपको बताया है इंकल्स का आपको मैंने बताया ना, इंकल्स का जो परिभाषा है कि परिवर्तनशील समाज का अध्ययन किया जाता है।
और उसमें जो परिवर्तनशील समाज है उसमें ना कोई क्षेत्र की ना कोई सीमा होती है, ना ही उसे कोई परिभाषित कर सकते हैं। तो इस तरीके का इंकल्स का मिलता है। तो उस चीज़ को आप पहले लिख दीजिए। पहले लिख देंगे तो आपका 20 या 30 वर्ड्स में ये चीज़ आ जाएगा, 20 या 30 वर्ड्स में। और बाकी जो पूछा है उसमें आप क्षेत्र को लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका क्षेत्र कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, समाजशास्त्र का महत्व। क्षेत्र को हमें 30 या 60 शब्दों में ही याद रखना है, उससे ऊपर नहीं जाना है, उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, उससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र के महत्व। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र का महत्व। समाजशास्त्र के पढ़ने से पहले इस पैराग्राफ को मैं आपको समरी फॉर्म में बता दूं कि हमारा जो देश है वो विकासशील देश है, विकासशील देश है। और यहाँ पे विकासशील देश में सामाजिक समस्याएं विद्यमान है। सामाजिक समस्याओं का निराकरण के लिए समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि समाज में किन चीज़ों की आवश्यकता है, समाज में किन चीज़ों के सुधार की आवश्यकता है। तो उसके आधार पर हम देश में पिछड़ापन को दूर करने की कोशिश करते हैं, देश में जो भी समस्याएं विद्यमान है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए समाजशास्त्र सहयोगी के रूप में महत्वपूर्ण है। ये समाजशास्त्र का इसमें सिंपल सा महत्व के संबंध में परिचय हो गया। जैसे इसमें लिखा हुआ है, समाजशास्त्र के अध्ययन का विशेष महत्व है। एक और समाज में अनेक सामाजिक समस्याएं पाई जाती है, दूसरी ओर देश को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रगति की और आगे बढ़ाना होता है। ऐसी स्थिति में समाजशास्त्र का महत्व बढ़ जाता है। समाजशास्त्र के महत्व को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको समाजशास्त्र का महत्व पूछा 30 शब्द में तो आपको इसको नहीं लिखना है। 60 शब्द में पूछा इसको नहीं लिखना है। अगर आपका 100 में पूछा तब भी इसको नहीं लिखना है। अगर आपको सिर्फ महत्व पूछे 30 शब्द में, आप पॉइंट्स लिख दीजिए 4 पॉइंट्स। अगर आपको 60 शब्द में आपका उस महत्व पूछे तो आप पॉइंट्स लिख दीजिए 8 पॉइंट्स। अगर आपका 100 वर्ड्स में अगर आपका महत्व पूछे तो आप सिर्फ पॉइंट करके लिख दीजिएगा। पॉइंट्स में जो लोग लिखते हैं उनको अच्छा नंबर दिया जाता है। ओके, तो चलिए इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं आइए ज़रा देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहला जो पॉइंट्स है, संपूर्ण समाज, संपूर्ण मानव समाज। देखिए समाजशास्त्र में मानव समाज की अध्ययन की जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि पशु समाज या मानव समाज, समाजशास्त्र में मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। ओके, मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। तो वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में किस प्रकार सहायक है? देखिए, परिवर्तनशील और जटिल समाज है हमारा समाज, परिवर्तनशील और जटिल समाज। तो परिवर्तनशील और जटिल समाज होने के कारण सबका सामान्य अध्ययन, यानी कि हर एक पहलू को उठाना है बराबर। जैसे सामान्य विज्ञान का अध्ययन करने का आशय है कि हर एक चीज़ को बराबर के रूप में देखना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने देखा था कि विशिष्ट विज्ञान के तौर पे या फिर विशिष्ट संप्रदाय के तौर पे, हाँ विशिष्ट संप्रदाय है ना, विशिष्ट संप्रदाय के तौर पे देखते हैं तो उसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन सामान्य विज्ञान के तौर पर देखते हैं तो उसमें सामाजिक संबंध के अलावा समाजशास्त्र से जुड़े हुए जितने भी आपका विषय वस्तु है कहना चाहिए, जैसे कि अंतःक्रिया है ना, समूहों के अध्ययन, इन तमाम चीज़ों को शामिल करके सामान्य विज्ञान बनाने की कोशिश की गई है। तो इसमें उसी चीज़ को कहा गया है कि संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक। तो सामान्य विज्ञान बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि संपूर्ण समाज के बारे में अध्ययन करना छोटी मोटी बात नहीं है। उसके लिए वैज्ञानिक पद्धति ही सबसे उत्तम पद्धति मानी जाती है। फिर हम आते हैं दूसरा, नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने में सहायक। नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने में सहायक। देखिए, एक व्यक्ति है वो व्यक्ति रूढ़िवादी प्रवृत्ति का है, और दूसरा व्यक्ति है वो है प्रगतिशील प्रवृत्ति का है ना। देखिए, रूढ़िवादी प्रवृत्ति का है तो वो विकास कतई नहीं चाहेगा, विकास बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, लेकिन परंपराओं को अच्छे से पालन करेगा, संस्कृति का संरक्षण कर सकता है। और प्रगतिशील जो व्यक्ति है वो विकास का समर्थक रहेगा, है ना, मशीनी स्वभाव का व्यक्ति रहेगा, और इसमें भावनाएं भरपूर रहेगी। क्या ये दोनों व्यक्ति अपने आप में सही हैं, अपने जगह पर सही हैं? बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों के मध्य आपसी सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, आपसी संतुलन बैठाना पड़ेगा, तब जाके दोनों प्रकार के रूढ़ी प्रथा और आपका ये जो प्रगतिशील समाज है, दोनों को समझना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों जगह अपने आप को अनुकूलन महसूस कर सकता है। तो उसके लिए, उस चीज़ का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है ना। तो उस चीज़ का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र में जो हम पढ़ते हैं, समूह, संघ, संस्था, उस समय समाजशास्त्री ज्ञान का विशेष महत्व होता है। समाजशास्त्री ज्ञान का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न दशाओं से परिचित हमें करा देता है। तो इससे आपका समाजशास्त्री ज्ञान से व्यक्ति में एक समझ जो है वो विकसित होता है, जिससे वो अनुकूलन महसूस करता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समाज में अस्तित्व की भावना से आशा है, मैं सिंपल शब्दों में समझा दूं कि हमारा जो देश है विविधतापूर्ण देश है, यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग हैं ना। तो इसमें
ये एक जाति है, ये एक जाति है, ये एक जाति है, इस जाति का भी अस्तित्व है, हमें स्वीकार करना चाहिए। इस जाति का भी अस्तित्व है, इन्हें भी स्वीकार करना चाहिए। इस जाति का भी अस्तित्व है ना, सबका अपना अपना अस्तित्व है। दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इन्हें दूसरे का अस्तित्व को सम्मान करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, है ना। मतलब सह अस्तित्ववाद, एक दूसरे के अस्तित्व को जिंदा रखने की भावना का प्रसार करने में सहायक लिखा हुआ है इसमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है आपका परंपराओं के अध्ययन में योगदान, जैसे सामाजिक संगठन, संरचना, जनरीति, रूढ़ि, प्रथा, परंपरा, इतना ही लिखा हुआ है, आप इसे समझ नहीं पाएंगे। देखिए क्या होता है समाज में आपका, इसमें क्या होता है, नियम होता है और परंपराएं होती हैं। समाज में जो नियम है और परंपराएं होती हैं, है ना। और ये जो नियम है और परंपराएं हैं, व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्देशित करती है। किसको निर्देशित करती है ये नियम? व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्देशित करती है और आचरणों को दिशा देती है। ओके, इस चीज़ को भी समझ जाएंगे। राष्ट्रीय एकता में सहायक, किस प्रकार सहायक है बोलने से समाजशास्त्र जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद आदि के संबंध में भी यथार्थ जानकारी प्रदान कर व्यक्ति को उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने में योगदान देता है। ओके, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सामाजिक समस्याओं के हल करने में सहायक, किस प्रकार सहायक है सामाजिक समस्याओं को हल करने में। आइए ज़रा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समाजों के सामाजिक संगठनों के जटिल होने से विभेद पहले की तुलना में बढ़ गई है। इसमें ये लिखा है कि सामाजिक संगठनों के जटिल होने से विभेद जो है, अंतर जो है वो पहले की तुलना में बढ़ चुकी है। सामाजिक संगठनों का जटिल नहीं होना चाहिए था, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिसे सुलझाने में समाजशास्त्र सहायक है। ओके, इस चीज़ को भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सातवां, व्याधिकी सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक। यहाँ पे जो व्याधिकी सामाजिक समस्या है, इसका जो मतलब है समाज रूपी शरीर को रोगग्रस्त करना, है ना। समाज रूपी शरीर को रोगग्रस्त करना, जिसके अंतर्गत आता है आपका व्याधिकी समस्याओं के अंतर्गत आता है समाज रूपी शरीर को रोगग्रस्त करना। उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं अपराध के बारे में पढ़ते हैं, अब बाल अपराध के बारे में पढ़ते हैं, आत्महत्या, चोरी, कालाबाजारी, तो ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें यह है कि जो समाजशास्त्री है अपने ज्ञान से कार्य कारण संबंध के बारे में पता करने में सफल हुए हैं। ओके, कार्य कारण संबंध से ऐसा है कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो इसमें हम कारण की बात करें, कार्य कारण संबंध के अंतर्गत कारण की अगर हम बात करें, तो सामाजिक पर्यावरण या समाज की अस्वस्थ सामाजिक परिस्थितियां जो है मनुष्य को व्याधिकी सामाजिक समस्याओं में ढकेल देता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, समाजशास्त्री ज्ञानी लोगों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक अपराध शास्त्र का जन्म होता है। अब अपराध शास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र की एक विशेष शाखा है, जिससे अपराध शास्त्र का जन्म होता है। और अपराध शास्त्र में यह सब स्पष्ट बातें लिखी गई है कि अपराधी है वो जन्मजात नहीं होता है, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां उसे अपराधी बनाने पे मजबूर कर देती है। तो इस प्रकार जो समाजशास्त्र की महत्ता है अपराधी और व्याधि की समस्याओं को समझने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। घूम फिर के समाजशास्त्र की महत्ता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इन चीज़ों को आपको ऐसे बताना पड़ेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, श्रम समस्याओं के निराकरण में सहायक। देखिए श्रम समस्याओं के निराकरण में सहायक कैसे, आइए ज़रा देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, विश्व में जो है आपका औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पे भी औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है। अगर कृषि प्रधान देश है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि 1952 में भारत का जो जीडीपी है कृषि के क्षेत्र में लगभग 50% पड़ते हैं, लेकिन अब वर्तमान में 17 से 18%। तो इस तरीके से कृषि का जो उत्पादन है वो घटते जा रहा है और आपका औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ते जा रहा है। सबसे हम आगे देखते हैं औद्योगिक समाज। दोस्तों ये जो औद्योगिक समाज है, औद्योगिक समाज में आपको दो वर्ग देखा जाता है, और एक जो है आपका पूंजीपति वर्ग और दूसरा जो आपका मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, इन दोनों के मध्य क्या होता है, तनाव होता है, तनाव या संघर्ष कह सकते हैं। तो इन दोनों का जो हित रहता है वो एक दूसरे से टकराते हैं। ओके, एक दूसरे से टकराते हैं तो विभिन्न समस्याओं का जनरेट होता है, और उन समस्याओं में सबसे पहला समस्या जो है आपका हड़ताल है, गिराव है, तालाबंदी है ना, उचित मजदूरी की समस्या है, या कार्यशील महिलाओं की समस्या आदि है। तो आप यहाँ पे उन तमाम चीज़ों को लिख देंगे, है ना। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें समाजशास्त्र की विशेष भूमिका होती है। परिणाम स्वरूप औद्योगिक समाज का जन्म हुआ, जो कि समाजशास्त्र की एक शाखा है। ओके, और समाजशास्त्र का इंपॉर्टेंस इस बात से भी समझ सकते हैं कि श्रम कल्याण संबंधित योजनाएं जो हैं आपका समाजशास्त्री ज्ञान से संबंधित जो बातें हैं, और इसमें क्या है, श्रम कल्याण जो अधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं उसमें समाजशास्त्र के विद्यार्थियों की प्राथमिकता होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं नगरीय निकाय में सहायक। देखिए ग्रामीण पुनर्विकास एवं नगरीय निकाय में सहायक कैसे। देखिए ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र अधिकांश जनसंख्या जो है आपके ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। 70% से नियोजित योजनाओं के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते हैं। निर्धनता, बेकारी, कृषि का पिछड़ापन, ऋणग्रस्तता, जातिवाद, बाल विवाह, ये सब चीज़ें
है देखने को मिलता है ग्रामीण पृष्ठभूमि में। तो इनको सुलझाने के लिए समाजशास्त्री ज्ञान के द्वारा किस चीज़ की खोज की गई थी, किस चीज़ का ब्रांच लाया गया था हमारे सामने, तो ग्रामीण समाजशास्त्र। ओके, ग्रामीण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र हमारे सामने लाया गया। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है आपका नगरीय विकास। नगरीय विकास के अंतर्गत देखिए नगर में औद्योगिकरण का विकास हो रहा है ना, नगरीकरण का विकास हो रहा है। तो मद्यपान अपराध, बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति आदि ये कहाँ देखने को मिलता है, शहरों में देखने को मिलता है। तो इसमें शहरों में क्या होता है, भौतिक विकास ज़्यादा होता है, जो है आपका सांस्कृतिक दृष्टि से जो नगर है वो कम हो जाते हैं, तो नैतिकता का ह्रास हो जाता है, तो नगरीय समाजशास्त्र का जन्म होता है। नैतिकता का ह्रास हो जाता है तो हमने अभी देखा कि ग्रामीण समाजशास्त्र, तो यहाँ पे आपका नगरीय समाजशास्त्र जो है उससे हल किया जाता है। ओके, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 10वां है जनजाति समस्याओं के उन्मूलन और जनजाति कल्याण में सहायक। देखिए 2011 की जनगणना अनुसार 1 मिनट आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे है आपका महत्व। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जनजाति समस्याओं के उन्मूलन और जनजाति कल्याण में सहायक। ओके, तो 2011 की जनगणना अनुसार हमारे देश में लगभग 10 करोड़ जनजाति हैं जिनकी जीवन शैली, पद्धति, रीति रिवाज सब अलग है अन्य समाजों से। तो इसका अध्ययन जो है आपका GS गुरिया ने किया है, DN मजुमदार ने किया और SC दुबे के द्वारा किया गया है। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार इसमें जनजाति समस्याओं के उन्मूलन और जनजाति कल्याण में सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका न्यू पॉइंट, सामाजिक नियोजन में सहायक। सामाजिक नियोजन में सहायक इसमें लिखा है कि आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए समाजशास्त्री नियोजन आवश्यक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक से ऐसा है कि परिवार में तनाव ना हो, संघर्ष ना हो, विवाह विच्छेद ना हो, तब जाके पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समाजशास्त्र का व्यावहारिक एवं व्यावसायिक महत्व बड़ा है। देखिए दोस्तों, ये जो लास्ट में पॉइंट दिया है व्यावसायिक एवं व्यावहारिक महत्व, तो ये जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको लास्ट में दिया हुआ है ना। आपका बड़ा वर्ड लिमिट में पूछे तो आप इसे लिखिएगा, अन्यथा इसे मत लिखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के संदर्भ में समाजशास्त्र का अध्ययन का विशेष महत्व है। बिल्कुल सही है। ओके, तो दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं विराम देते हैं, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़िए और समाजशास्त्र को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम समाज को लेकर आएंगे और समाज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। थैंक यू।